आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसके हवाले से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो ठीक है, आज का जो हमारा सेक्शन होगा, सब्जेक्ट होगा, वो हमारा होगा उर्दू का। तो उर्दू से हम टोटल आज 20 क्वेश्चंस को ज़िक्र करेंगे जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे और ये ऑनर्स पे एकदम बेस होते हैं। ठीक है, तो जो बीएड जिनका ऑनर्स है उर्दू से उनके लिए 100% और अदरवाइज़ जो जनरल्स और अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 10 नंबर जो है वो भी यहाँ से कवर होने वाला है। तो सभी लोग मानो कि जितने भी परीक्षार्थी हैं सभी लोग देखें ताकि इसमें सभी लोगों को फ़ायदा इक्वल हो सके। तो ये जिस तरह आपको दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको किसी तरह 30 या 50 या 20 जो भी हो सके प्रोवाइड करवा दूँ, प्लस आपको समाजी उलूम के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के चैनल के आप मेंबर में शामिल हो जाएँ, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मेरे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं वहाँ पर ग्रुप में प्रोवाइड करवा देता हूँ। और मानू से रिलेटेड मैं 2020 का मॉडल पेपर भी बनाया हूँ, उसे आप ज़रूर देखें, इसलिए कि 20-22 पार्ट्स हैं वो काफ़ी एक तरह का एनालिसिस करके प्रीवियस पेपर्स को बनाया गया है। अगर उन्हें आप देखेंगे तो ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि जनरल के जो 50 क्वेश्चंस हैं वहाँ से अगर आप देख ले रहे हैं तो कहीं नहीं जाएंगे। 50 में से आप 40 प्लस आराम से ला सकते हैं। तो ज़रूर उन वीडियोस को देखें और प्रीवियस ईयर को पेपर देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस के भी क्वेश्चन सॉल्व हैं, जो सॉल्व हैं उन्हें देखें ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो चलिए वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को शेयर कर दिए, जो कोई भी अभी तक नहीं आया है, बाद में जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी प्लीज़ लाइक कर दें, और पहली बार वो लोग भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ से हम देखेंगे और आप लोग भी अपना अंदाज़ा तखमीना लगा सकते हैं ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, हाई लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं, लेकिन चूंकि आप ऑनर्स से बीए ऑनर्स इन उर्दू है तो आपको देखना पड़ेगा। जो भी उर्दू से हैं उनके लिए तो 100% वो एकदम रिपीट करके लाइन बाय लाइन वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा? किसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा? आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली शिबली और लाला श्री राम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपको बताना है। मैं थोड़ा देर रुक रहा हूं, या मैं जब तक डिफ़ाइन करूं तब तक प्लीज़ आप लोग आंसर करने की कोशिश करें, और अगर कुछ डाउट है तो वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर एक मरतबा ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली शिबली नौमानी। तो जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर देख लेते हैं। किसने वली को वली दखनी, ठीक है, वली मीन्स वली दखनी को किसने उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बिल्कुल ये आपका फिट है। तो यहाँ से ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। और ये डीएलएड के जो बच्चे हैं वो लोग भी देखें, ठीक है, और बीएड के भी देखें, और एमएड के जो हैं वो लोग भी देखें, और अदर एग्ज़ाम्स जहाँ पे भी एमबीए वगैरह जहाँ कहीं भी उर्दू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स या उसे सेक्शन के बच्चे देख सकते हैं, ताकि अपनी तैयारी वो अच्छी कर सके। स्पेशली मानू के रिलेटेड ये वीडियो हमारा है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, उर्दू गज़ल का नक्श अव्वली किसे कहा जाता है? उर्दू गज़ल का नक्श अव्वली किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं खुसरू, मसूद, साद सुलेमान, कुबैर या वली दखनी। किसको कहा जाता है उर्दू गज़ल का नक्श अव्वली किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उर्दू गज़ल का नक्श अव्वली आपको बताना है किस शख्स को कहा जाता है। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा? 2 का राइट आंसर जो देख लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मसूद, साद, सुलेमान जो है सलमान, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि उर्दू गज़ल का नक्श अव्वली, ठीक है, उर्दू गज़ल का नक्श अव्वली हम जानते हैं, तो मसूद, साद, सलमान को जानते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को, जितने लोग भी आ गए हैं, और जो नहीं आए हैं तो वो आप लोग ज़रूर उन्हें शेयर कर दें, बता दें कि क्लास अटेंड करें ताकि वो अपनी तैयारी अच्छी कर सके, ठीक है। तो 3 नंबर देखते हैं, गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से क्या होता है? गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से डैश 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 मतलब क्या होता है, आपको बताना है। मुसलसल है, पेचीदा है, बेरब्त है, जुदा गाना। तो क्या होता है गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से? आपको ये बताना है कि गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से क्या होता है, मुसलसल, पेचीदा, बेरब्त या जुदा गाना। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर बताने की कोशिश करें। तो क्या होगा 3 का? बिल्कुल यहाँ पे गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से जुदा गाना होता है। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि गज़ल का
गज़ल का पहला शेर, गज़ल के पहले शेर का ताल्लुक़ अगर दूसरे शेर से हो तो उसे क्या कहते हैं। सवाल फिर से सुनिए, ये मैं करा भी चुका हूँ, ये प्रीवियस मतलब पेपर में आ भी चुका है, ठीक है, 2017 या किस में आया हुआ है ये। तो गज़ल का मतलब गज़ल के पहले शेर का ताल्लुक़ दूसरे शेर से हो तो उसे हम क्या कहते हैं। अव्वलन तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, गज़ल का हर शेर अमूमन जो है जुदा गाना होता है। क्या होता है? जुदा गाना, सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। तो अगर गज़ल के एक शेर का ताल्लुक़ दूसरे शेर से हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जो आपका कहा जाता है क़ताबंद, ठीक है। उसे 1 मिनट, उसे हम क़ताबंद कहते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये सवाल बना हुआ तब मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि ये एक तरह का अलग तरीके से क्वेश्चन को सेट कर दिया है। अगर दोनों में रब्त हो तो उसे क़ताबंद कहते हैं। और मतलब अमूमन जो होता है गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से जुदा गाना होता है, सेपरेट होता है, यानी हर शेर का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर शेर की मीनिंग का रिलेशन चैन एक दूसरे से हो, ये ज़रूरी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है। मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है ये बताना है। ये कह सकते हैं कि ये आपकी जो ग्रेजुएशन में जो टेक्स्ट बुक चलती हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में जो टेक्स्ट बुक आपकी चलती है ये बिल्कुल वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्योंकि बीएड में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं तो वो आपको जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया उसी लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप रेगुलर पढ़े होंगे तो आपके नज़रों से ये अल्फाज गुजरे होंगे, या प्राइवेट करके आए होंगे, या फिर आप रेगुलर नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ी दुश्वारी होगी। लेकिन यहाँ देखने के बाद ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है ये आपको बताना है। गालिब है, मोमिन है, ज़ौक़ है या दाग। तो क्या होगा 4 का राइट आंसर। 4 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे आप अपना एक इंटरेक्टिव माहौल बनाइए तो आपकी तैयारी और जो आंसर आप करेंगे वो फॉरएवर हमेशा के लिए सस्टेन हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। तो यहाँ बिल्कुल मिर्ज़ा नौशा गालिब को कहा जाता है, ठीक है। गालिब को मिर्ज़ा नौशा के लक़ब से याद किया जाता है। गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब इनका जो है लक़ब है, ठीक है। और मिर्ज़ा नौशा भी इन्हीं को कहा जाता है। तो 2 कह सकते हैं कि अगर ये भी सवाल बने कि किस शख्स को 2 अलक़ाब दिए गए हैं तो मिर्ज़ा असदुल्ला को, ठीक है। मिर्ज़ा असदुल्ला अगर ऑप्शन वहाँ पे है तो मिर्ज़ा असदुल्ला को। एक तो आपका मिर्ज़ा नौशा हो जाएगा, दूसरा गालिब। तो इन्हें भी आप ज़रूर देख लें। 5 नंबर देखते हैं। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है। मीर को, फ़ानी को, राशिदुल खैरी या बेगाना। तो क्या होगा 5 का राइट आंसर। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है, यानी मुसव्विर गम यानी गम के मुसव्विर, मुसव्विर कहते हैं पेंटर को, जो तस्वीर बनाता, तस्वीर कशी करने वाले को मुसव्विर कहते हैं। तो मुसव्विर गम किसे कहते हैं। अमीर को, फ़ानी को, राशिदुल खैरी को या बेगाना को। तो किसको कहते हैं आपको बताना है कि 5 का राइट आंसर क्या होगा। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर। बिल्कुल राशिदुल खैरी जो है मुसव्विर गम के नाम से इन्हें याद किया जाता है, या मुसव्विर गम से इन्हें मौसूम करते हैं, ठीक है। इन्हें मुसव्विर गम से मौसूम करते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये डायरेक्ट लिंक आपका यहाँ से है तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाता आपका। लेकिन जिन लोगों ने भी आंसर किया वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, या जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया अगर वो आंसर कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो गोया कि आप इसे अगर करें तो अच्छा रहेगा, आप ही की प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राशिदुल खैरी है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि रोशनाई का मुसन्निफ़ कौन है। रोशनाई कोई किताब है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि रोशनाई एक किताब है, बुक है। उसके राइटर कौन है। आपके ऑप्शन से यहाँ पे राजेंद्र सिंह बैदी, सज्जाद ज़हीर, दीन मोहम्मद तासीर, इम्तियाज़ अली ताज। तो रोशनी के मुसन्निफ़ कौन है। 6 का राइट आंसर क्या होगा। 6 का राइट आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर कीजिए, या जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो कॉपी पे अपने आंसर्स करने की कोशिश करें और लास्ट में टोटल इवेल्युएट करके कितना सही कितना गलत है वो आउट ऑफ करेक्ट यानी आउट ऑफ 20 कितना वो सही कर रहे हैं वो ज़रूर बताएं तो मेहरबानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोशनाई का मुसन्निफ़ कौन है। तो यहाँ पे सज्जाद ज़हीर जो ऑप्शन 2 में है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है रोशनाई। तो ऑप्शन 2 इस तरह यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि अब डेज़ काफ़ी कम बचे हैं और डेट एक्सटेंशन ऑनलाइन डेट एक्सटेंशन आ गया है, यानी वो आपका 20 जून तक कर दिया है। कि जो लोग फॉर्म नहीं डाल पाए अभी तक प्लीज़ वो लोग डाल दें, या जिनका गलत हो गया है कुछ, जैसा कि मैं
प्रोस्पेक्टस एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं क्लियरली बताया था कि आपका जो कैंपस है, कोर्स है, कैटेगरी है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होने वाला है। तो इसमें से अगर आप गलती कर दिए हैं तो आपके पास टाइम है, आप फिर से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका जो फ़ी है वही मतलब बर्बाद होगा, लेकिन आपका मतलब जो सिक्योरिटी आपकी पूरी रहेगी उससे। अदरवाइज़ इन फ्यूचर अगर आप गलत कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपका एडमिशन होने के बाद भी, आप काफ़ी मेहनत करने के बाद भी 2, 3, 4, 500 रुपये की वजह से आपका बर्बाद हुआ है। तो अगर गलती किए हैं इन 3 पोर्शन में, ध्यान सुनिएगा। अगर कैंपस, कैटेगरी या फिर आपका जो कोर्स है सिलेक्शन करने में, यानी आपको बीएड डालना था एमएड डाल दिए, या जो जिनको एमएड डालना था बीएड डाल दिए या एमएड डाल दिए, तो इस तरह की गलती है तो प्लीज़ इसमें आप कोताही ना बरतें, बल्कि अप्लाई फिर से कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे गुलशन इश्क अगला देखते हैं, 6 का ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गुलशन इश्क का मुसन्निफ़ कौन है। काफ़ी उर्दू अदब में कह सकते हैं कि लिटरेचर का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है ना, मतलब हार्ड कोर क्वेश्चन जो बनता है वो आपका बुक्स से बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। गुलशन इश्क का मुसन्निफ़ कौन है, शौक़, वजही, नुसरती या निशाती। तो क्या होगा इसका, गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ कौन है। 7 का राइट आंसर क्या होगा। 7 का राइट आंसर जितने लोगों को पता है प्लीज़ आंसर करने की कोशिश करें। 5 सेकंड मैं रुकता हूं, उसके बाद हम आंसर देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल आपका नुसरती यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। गुलशन इश्क का मुसन्निफ़ नुसरती है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है। एक शेर है उसमें सनात कुछ इस्तेमाल किया गया, वो आपको बताना है। बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता, कोई बेता तहे खाक तड़पता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको बताना है। बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता, यानी जो भूकंप आता है उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। कोई बेता तहे खाक तड़पता होगा, कह सकते हैं कि इसमें एक तरह का ज्योग्राफी का पोर्शन कवर कर लिया गया है। क्या है कि जो ज़लज़ला होता है, अर्थक्वेक होता है, वो ज़मीन के अंदर से वो जो वेव होती है ना हमारी लहरें, ठीक है, बहुत टाइट वेव्स, बहुत सारी वेव्स होती हैं जिसको हम लहरें कहते हैं, ठीक है। वेव की वजह से आपका ज़लज़ला आता है। तो एक तरह का इसमें जियोग्राफी का भी पार्ट आ रहा है और इसमें एक तरह का तारीख़ का हिस्सा पाया जा रहा है। तो 8 का क्या होगा, हुस्न तालील, तमाहुल आरिफाना यानी तजाहुल आरिफाना, इबहाम या तशबीह। तो क्या होगा 8 का सही ऑप्शन। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा 8 का बिल्कुल यहाँ पे हुस्न तालील है, ठीक है। तालील कहते हैं किसी की कोई इल्लत बताना, कोई वजह बताना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता, मतलब कहा जा रहा है कि ज़लज़ला नहीं आता है बगैर कुछ ना कुछ वजह होती है। ज़मीन के अंदर जो वेव्स होती हैं या बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो ओवेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हैं, तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो यहाँ पर ये वजह इल्लत बताई जा रही है, इसी वजह से हुस्न तालील सीक्वेंसली मेंशन किया गया है, तरतीब और उसे ज़िक्र किया गया है, तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। एक होता है तजाहुल आरफाना। तजाहुल आरफाना का होता है कि किसी चीज़ को जानते हुए भी उससे अनजान बनना, ठीक है। इबहाम क्या कहते हैं कि उसके माने में थोड़ी सी पोशीदगी होना, उसमें सीक्रेटली होना, छुपा हुआ होना, ठीक है। तशबीह कहते हैं कि एक चीज़ का ताल्लुक़ दूसरी चीज़ से होना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 8 का बिल्कुल ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नेगारी किसने जारी किया। नेगारी किसने जारी किया, ये एक तरह का रिसाला मैगज़ीन कह सकते हैं। तो इसको जारी किसने किया था, ठीक है, ये आपको बताना। सैयद सुलेमान नदवी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मजनू गोरखपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी। तो नेगारी किसने जारी किया, 9 का क्या राइट आंसर होगा। 9 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि नेगारी किसने जारी किया। होता है ना कि कोई मैगज़ीन होता है, कोई रिसाला होता है, तो उसको कोई जारी करता है, निकालता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलता रहता है। तो जारी करने मतलब जो सबसे पहले निकाला है वो रिसाला, उसी का नाम सर-ए-फ़हरिस्त था और उसी को उसका इन्वेंटर माना जाता है कि उसी ने उसको ईजाद किया, चालू किया। तो किसने किया था नेगारी, किसने जारी किया था। तो यहाँ पे 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नियाज़ फ़तेहपुरी, ठीक है। तो नियाज़ फ़तेहपुरी ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रशीद। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा था रशीद जहाँ के अफसाने शामिल हैं। रशीद जहाँ के अफसाने जो है वो किस में शामिल हैं आपके, रोशनाई में, लकीरें में, अंगारे में या तरक्की पसंद अदब।
तो क्या होगा, रशीद जहाँ के जो अफसाने हैं वो इनमें से किस में शामिल है। क्या मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे, रशीद जहाँ इनके कुछ अफसाने हैं, वो अफसाने जो हैं वो किस में शामिल है, रोशनाई किताब जो है उसमें, या लकीर में शामिल है, या अंगारे, या तरक्की पसंद अदब, किस उनसुर में उसे दाखिल किया गया है, किस फैक्टर या एलिमेंट में उसको दाखिल किया गया है। 10 का राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा, रशीद जहाँ के अफसाने शामिल हैं अंगारे में, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि रशीद जहाँ के अफसाने शामिल हैं अंगारे में। तो अंगारे के अंदर आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। या फिर इसी सवाल को घुमा के पूछ लिया जाएगा कि अंगारे में किस अफसाने को शामिल किया गया है, या अंगारे के अंदर किसके अफसाने को शामिल किया गया है, ये सवाल दे देगा रशीद जहाँ, जहाँ कहीं भी होगा वो आपका बिल्कुल वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी तरह भी सवाल बनाए, अगर आप आंसर सही कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चाहे इस तरह पूछे या फिर आपका इस तरह पूछे, ये दोनों आप सही आंसर करके आएंगे, आई होप। 11 नंबर देखते हैं, मंदरजा झेल शेर में मजजूब से कौन मुराद है। मजजूब से कौन मुराद है, एक शेर है उसमें एक लफ्ज़ मजजूब है, उससे मुराद क्या है ये आपको बताना है। अगर होता वो मजजूब फिरंगी इस ज़माने में, तो इकबाल उसको समझता मकाम किब्रिया, तो इकबाल उसको समझाता मकाम किब्रिया क्या है। फिर एक मरतबा पढ़ लेते हैं, अगर होता वो मजजूब फिरंगी इस ज़माने में, तो इकबाल उसको समझाता मकाम किब्रिया क्या है। तो ये मजजूब का मुराद क्या है, माना क्या है, ठीक है। बरगस्तां, नट्शे, आर्नल्ड, कार्ल मार्क्स। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, 11 का यानी मजजूब किसको कहा जा रहा है, मजजूब फिरंगी किसको कहा जा रहा है यहाँ पे। तो 11 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल नट्शे जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चूँकि ये इकबाल अल्लामा इकबाल के दौर से इसको जोड़ा जा रहा है। तो ये एक तरह का इससे कंपेयर किया जा रहा है कि ये अगर मजजूब फिरंगी उस जिस ज़माने में अल्लामा इकबाल थे, अगर उस ज़माने में होते तो अल्लामा इकबाल उसको बताते कि किब्रियाई क्या है, यानी बड़ापन होना क्या है। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन को बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसे बात की जाती। तो फिरंगी और मजजूब से बन गया, तो ये नट्शे जो था उससे ये सवाल बन जाता है। इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, सवाल को अगर आएगा तो इंशाल्लाह आप आंसर सही कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, दारू तर्जमा कहाँ कायम हुआ था। दारू तर्जमा कहाँ कायम हुआ था, दिल्ली कॉलेज, MAO कॉलेज, जामिया मिलिया, जामिया उस्मानिया। तो कहाँ पे कायम हुआ था, दारू तर्जमा कहाँ कायम हुआ था, आपको बताना है कि 12 का सही ऑप्शन क्या होगा। दारू तर्जमा ये, क्योंकि दारू तर्जमा में क्या हुआ था, यहाँ पे जो बुक्स होती थी उसे तर्जमा की जाती थी मुख्तलिफ़ ज़बानों में, उर्दू में और दीगर ज़बानों में। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जहाँ कहीं भी उर्दू के काम को अंजाम दिया गया है वहाँ से क्वेश्चंस हर साल बन जाते हैं। तो ये यहाँ पे दारू तर्जुमा में क्या काम होता था कि एक ज़बान को दूसरे ज़बान में तब्दील किया जाता था। तो 12 का यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जामिया उस्मानिया, और ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है। जामिया उस्मानिया ये हैदराबाद में है, काफ़ी मतलब अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है। तो ये मिसालों में हैदराबाद का नाम सर फहरिस्त आता है, उर्दू का गहवारा माना जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा खूबसूरत शहर है। अगर आप लोग भी हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ की मतलब हलूवत, वहाँ की खूबसूरती, ज़ेब व ज़ीनत देख के आप भी वहाँ के सैदा हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ पे जामिया उस्मानिया बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। 12 में कहा जा रहा है मरसिया किसके ख़ानदान की रिवायत में शामिल थी। मरसिया किसके ख़ानदान की रिवायत में शामिल थी। ऑप्शन है मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, सौदा या जोश। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आंसर देखते हैं, फिर एक फैक्टर और समझते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन और कैसे बनता है। तो 13 का तो आंसर बिल्कुल यहाँ पे मीर अनीस का नाम सर फहरिस्त आता है, ठीक है। मरसिया किसके ख़ानदान की रिवायत में शामिल है, तो मीर अनीस के ख़ानदान में, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि सबसे बड़े मरसिया निगार कौन हैं, सबसे बड़े मरसिया निगार कौन हैं। ये सवाल अगर बनेगा तो मीर अनीस का भी नाम आता है, यानी जहाँ कहीं भी मरसिया के हवाले से पूछा जाए तो मीर अनीस का नाम सर फहरिस्त आता है। और अगर मीर अनीस का नाम है और मरसिया से सवाल पूछा जा रहा है तो आंख बंद करके आपको मीर अनीस को मार देना है, ठीक है, आंसर कर देना है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। नासिख किस का तखल्लुस है। नासिख जो है वो किसका तखल्लुस है। तखल्लुस मीन्स वही जो शायर, जो कलमी नेम बोलते हैं, ठीक है, पेन नेम, इंग्लिश में इसको पेन नेम बोलते हैं।
इनको भी कुन्नियत, तखल्लुस, ठीक है, और उर्फ़, इन तमाम चीज़ों को भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप जाकर प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। मानू 2020 के नाम से एक फ़ाइल है, या उर्दू MCQs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। उन वीडियोज़ को अगर थोड़ा टाइम निकाल के 1-2 दिन आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत 50-60% आपकी प्रिपरेशन वहाँ उर्दू के हवाले से हो जाएगी। काफ़ी पहले के वीडियोज़, मतलब काफ़ी पहले से मैं बना रहा हूँ मानू से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह आप वो सारे वीडियोज़ आपको काम करेंगे, तो आप ज़रूर देखें उन वीडियोज़ को। तो 14 में क्या हो जाएगा, नासिख किसका तखल्लुस है, शेख कलंदर बख्श, शेख इमाम बख्श, ग़ुलाम हमदानी, शेख इब्राहीम। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो बिल्कुल, यहाँ पे आप लोग जो आंसर नहीं कर रहे हैं प्लीज़ सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो 14 का यहाँ पे शेख इमाम बख्श नासिख, तो ये बोला जाता है शेख इमाम बख्श नासिख। यहाँ पे 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है किस नावल का किरदार शेख वजूदी है, किस नावल का किरदार शेख वजूदी है। तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल बना देता है यहाँ पे। नावल का किरदार शेख वजूदी, शेख वजूदी के तौर पे जो नावल लिखी गई कौन सी है, तौबतुन नसूह, फसाने आज़ाद, शरीफ ज़्यादा या फिरदौस बरी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी किस नावल का किरदार शेख वजूदी है, तौबतुन नसूह, फसाने आज़ाद, शरीफ ज़्यादा या फिरदौस बरी। तो क्या होगा 15 का राइट आंसर। 15 का राइट आंसर अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट करें, या लास्ट में जो देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग भी इसी तरह करने की कोशिश करें ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके। अगर मेहनत किया जा रहा है तो उसका फ़ायदा वो आसानी से उठा सकें। तो किस नावल का किरदार शेख वजूदी है, यहाँ पे शरीफ ज़्यादा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शरीफ ज़्यादा नावल का जो किरदार है वो शेख वजूदी है। तो याद कर लें एज इट इज़ ये वर्ड, ठीक है, शेख वजूदी। शेख वजूदी को अगर हम तर्जमा करें तो शेख माना, शेख कह सकते हैं बड़े को, वजूदी कहते हैं एग्जिस्टेंस, यानी जिसमें अच्छी अच्छी बातें कही गई हो या बुज़ुर्गों के अक़वाल वगैरह, तो इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ डायरेक्टली आप शेख वजूदी ही से इसे याद करें तो बेहतर होगा। फ़िरोज़ा किसके मजमूए कलाम का नाम है, फ़िरोज़ा किसके मजमूए कलाम का नाम है। जज़्बी आपके ऑप्शन में है, मजाज़ है, फैज़ है, नून मीम राशिद। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फ़िरोज़ा किसके मजमूए कलाम का नाम है। 16 का राइट आंसर देख लेते हैं, और आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के भी दे सकते हैं। तो मैं जो ऑफलाइन देख रहे हैं वैसा करें, ठीक है। तो 16 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जज़्बी। और जज़्बी जो है, जज़्बी के मजमूए कलाम का नाम फ़िरोज़ा है। तो जज़्बी को हम फ़िरोज़ा से रिलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब क्या है। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब क्या। फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम क्यों आता है, फिर क्वेश्चन बन जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज तो ये अंग्रेज़ों का दौर है, मेडाइवल पीरियड है, ठीक है, और इसमें तो मतलब हिस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए, उर्दू का पार्ट कैसे बन जाता है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, जहाँ कहीं से भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम हुआ है वहाँ से सवाल बनते ही हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का भी काम क्या था, जो कि ब्रिटिश ने उसको इस्टेब्लिश किया था। वहाँ पे बुक्स इंग्लिश में होती थी, ठीक है। तो कॉमन पीपल जो होते थे, आम लोग, आम जनता होती थी, वहाँ पे उन लोगों को समझने में दुश्वारी होती थी, तो उनके लोकल लैंग्वेज में बुक्स वहाँ पे ट्रांसलेट होती थी, तो उर्दू पे भी वहाँ पे काम होता था। इस वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आता है, और वहाँ की एक मशहूर किताब है उसके बारे में पूछा जाता है। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 17 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा बिल्कुल बागो बहार जो है, मतलब काफ़ी मशहूर किताब है। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब, फेमस बुक जो है बागो बहार। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, यानी अफ़कार गालिब के राइटर कौन हैं। खलीफा अब्दुल हकीम, सर अब्दुल कादिर, अब्दुल रहमान बिजनौरी या अब्दुल सलाम नदवी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं। अगर आपको पता है तो आंसर्स आप लोग ज़रूर करें। तो 18 का यहाँ पे
जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम देख लेते हैं। जो लोग देना चाहते हैं वीडियो को रोक के दे सकते हैं। तो 18 का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा अब्दुल रहमान बिजनौरी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ राइटर जो हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और ये सेकंड लास्ट होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि पहली बार चैनल पे आए हैं जितने लोग भी, या आए और चले गए हैं, या फिर जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं, वो अगर तैयारी मानो कि अच्छी से सीरियसली करना चाहते हैं एकदम स्ट्रेटजी बना के, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी मानो की तैयारी कर रहे हैं। मानो के अलावा बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते हैं। तो हमेशा के लिए अगर आप एक तालीम में हासिल करने वाले मुअल्लिम है, स्टूडेंट है, तो आपको इस चैनल से हर हाल में फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया गया टेलीग्राम व्हाट्सएप का, वहां से जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो इस चैनल से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड कराया जा सके। तो यहाँ पे लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ को देख लिया अब्दुल रहमान बिजनौरी, और 19 नंबर देखते हैं। 19 में कहा जा रहा है तरतीब के एतबार से सही पर निशान लगाएं। तरतीब के एतबार से सही पर निशान लगाएं, यानी इसमें तरतीब के एतबार से सही पर निशान लगाने का मतलब ये हुआ कि इनमें सबसे बड़ा किसका मकाम है। ठीक है, यानी सबसे पुराने कौन है, हाशमी, बीजापुरी, नुसरती, इब्न निशाती या कुली कुतुब शाह। तो क्या होगा 19 का सही ऑप्शन। 19 का सही ऑप्शन, अगर थोड़ा बहुत उर्दू पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल इसका आंसर सही करेंगे। कुली कुतुब शाह दक्कनी का नाम सरे फहरिस्त आता है। ये काफ़ी पुराने हैं, इसी वजह से कभी कभी कहा जाता है कि उर्दू की पैदावार जो दक्कन से है, हैदराबाद के एरिया से है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल 4 जो है सही हो जाएगा कि वह कुली कुतुब शाह को हम अव्वल मानते हैं अदब की दुनिया में, उर्दू अदब की दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट होगा आज का ये, कि 20 में कहा जा रहा है मीर के इस शेर में कौन सी सनात है। मीर का एक शेर है, मीर बाबर अली अनीस। तो यहाँ पे क्या मतलब कौन सी सनात इस्तेमाल की गई। मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। काफ़ी अच्छा शेर है, अच्छा लगता है पढ़ने में। तो बताइए, मीर इन नीम बाज आँखों में, नीम बाज कहते हैं मतलब ये छोटी छोटी आँखें कह लीजिए, या फिर जो नींद का खुमार जो होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे तशबीह दी गई है। मीर मतलब वो अपने से कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी सी आँखें हैं, या फिर उसमें जो शबाबियत है, सारी मस्ती शराब की सी है, कि मतलब उसको देखने से एकदम शराब, जिस तरह इंसान शराब पी के मदहोश हो जाता है, तो उस तरह की फीलिंग यहाँ पे एक तरह के एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो इसमें कौन सी सनात है आपको बताना। जिस तरह ऊपर एक सनात के हवाले से सुने हैं, तजाहुल अरफाना, हुस्न तालील, इबहाम। ठीक है, तो क्या है इसमें से ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। इस्तिआरा, तशबीह, किनाया या मजाज़ मुरसल। तो क्या होगा 20 का राइट ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो आँखों को जो तशबीह दिया गया है किससे, शराब से। ठीक है, मीर नीम बाज आँखों को तशबीह किससे दे दिया गया, शराब से। तो ये तशबीह बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, अच्छा शेर है। तो फिर ये कुछ 20 क्वेश्चन थे, और दीजिए इजाज़त, फिर आएंगे इंशाल्लाह और उर्दू के हवाले से या फिर SST के क्वेश्चंस के साथ, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चूँकि काफ़ी दिक्कत हो रही है, कंटेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम SST के भी लाएंगे, उर्दू के भी लाएंगे, और इंशाल्लाह पूरी तैयारी करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।